हेलो क्लास एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन के बारे में, 3D ज्योमेट्री जो कि 12th का टॉपिक है। और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पूरे ओवरव्यू की। ठीक है, हम पूरा ओवरव्यू लेंगे। एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम पूरे लाइन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इक्वेशन के साथ। बेटा जब भी लाइन की इक्वेशन की बात आती है 3D ज्योमेट्री के अंदर, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है और उसके लिए हमें क्या क्या पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। थ्रू आउट दिस वीडियो और थ्रू आउट दिस चैप्टर आप यू विल रियलाइज कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि एक लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल जाए, और उसी लाइन के, जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए उसके पैरेलल एक वेक्टर मिल जाए। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपके पास एक पॉइंट और एक उसके पैरेलल वेक्टर मिल गया लाइन के, तो आप उस लाइन की इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज है कि जो पैरेलल वेक्टर है बेटा वो लाइन के ऊपर भी हो सकता है, राइट? तब भी वो पैरेलल जो वेक्टर है वो पैरेलल ही नजर आएगा। चलिए ओके, सबसे पहले अगर हमारे पास ये दो चीजें होती हैं, पॉइंट है और पैरेलल वेक्टर है, इसकी दो इक्वेशंस होती हैं। एक होती है वेक्टर इक्वेशन, एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन। जिसमें हम वेक्टर्स की मदद से इक्वेशन लिखते हैं उसे हम वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें हम वेक्टर्स की मदद नहीं लेते हैं, राइट, वहां उसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन की। वेक्टर इक्वेशन के लिए अगर मेरे पास पॉइंट P है, तो इस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर देखा जाए तो वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कहीं एक जनरल पॉइंट पड़ा है x, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है xyz। तो हमारा जो जनरल पॉइंट हो गया वो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके नाउ अगर हमारे पास हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो वेक्टर इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ये r और b क्या है? इस OP को हमने नाम दिया है a वेक्टर, तो आप कह सकते हैं a वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और OX क्या है? ये r वेक्टर हम इसे नाम देते हैं। r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट। तो r वेक्टर विल बी a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ये होती है हमारी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन के साथ अब हमारी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z3 अपॉन b3। यहाँ पे बेटा z1 आएगा, z माइनस z1 अपॉन b3। अब क्या है ये b1, क्या है ये b2, ये b3 क्या है? x y z आपको मालूम है जनरल पॉइंट है, x1 y1 z1 हमारा गिवन पॉइंट है। b1 b2 b3 क्या है? b1 b2 b3 कुछ नहीं है, जो हमें ये पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था, ये इसी के डायरेक्शन रेशियोज है, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज लिए, तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है? ओके, आई थिंक यहां तक चीजें टिपिकल नहीं लगी होंगी। एक चीज मैं यहां पे ऐड ऑन करना चाहता हूं, जो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, इस वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे जाते हैं, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं एक्स आर की वैल्यू, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है बेटा हमारे पास x1 आई कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, लैम्डा टाइम्स b अभी हमने लिखा है, b1 आई कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। नाउ अब यहां से अगर कंपेयर करेंगे, इसको ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आई कैप कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये तीन वैल्यूज मिलेंगी, x की मिलेगी x1 प्लस लैम्डा b1, y की मिलेगी y1 प्लस लैम्डा b2, z की मिलेगी z1 प्लस लैम्डा b3। राइट नाउ अब हमारे पास जब ये आ गया तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए। जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कुछ ऐसे निकलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन b1। ऐसे आप इन दोनों की भी निकाल लेंगे। नाउ आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ गई, तीन वैल्यूज अलग अलग लैम्डा की दिखाई दे रही हैं। अगर ये सारे लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, हमें मालूम है कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड भी तो इक्वल होगी, तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन b3। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन बनाना आसान है, एक बार कार्टेशियन से वेक्टर बनाना बता दो कैसे बनाओगे। तो वो उसके लिए आपको बेटा जब भी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में तुम्हें जाना है, तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, और यहां पे साइन माइनस का होना चाहिए।
ठीक है। अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा दिखाई देता है x प्लस 2 अपॉन 3, लेट्स से कि आपको कुछ ऐसा दिखाई दे गया। अब x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचता है x प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। इस 2 को नीचे ले जाइए, ये नीचे जाके 3/2 हो जाएगा। नाउ अभी x का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब सेकंड चीज स्टैंडर्ड में क्या है, जो यहां पे साइन है ये माइनस का होना चाहिए। अभी यहां पे प्लस का है तो आप इसे माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये x माइनस, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका b1, राइट। ओके, तो आपको अपनी इक्वेशन जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको x1 y1 z1 मिल जाएगा, b1 b2 b3 मिल जाएगा, ठीक है। अब जो x1 y1 z1 है वो क्या है, अब आपको अपना पॉइंट मिल गया, लाइन के ऊपर का पॉइंट मिल गया, ठीक है। और इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपको पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज भी मिल जाएंगे। नाउ एक तरह से आपके पास आपका पॉइंट भी है, गिवन पॉइंट भी है, और उसके ऊपर आपका एक पैरेलल वेक्टर भी है, ठीक है। जब आपके पास दोनों चीजें हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के वेक्टर इक्वेशन बना सकते हो बहुत इजीली। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हमारे पास एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट की बजाय दो पॉइंट्स गिवन हो, मैं वेक्टर नहीं दिया हुआ एक तरह से हमें, ठीक है। इसके ऊपर हमें पॉइंट दिया हुआ क्यू पॉइंट क्या है, लेट्स से x2 y2 और z2, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। ना हमें कहा जा रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होती है, हम सिंपली जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पे भी हम वही तरीका यूज करेंगे। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम कहेंगे कि 2 में से एक, हमें तो 1 पॉइंट चाहिए था तो 1 से ज्यादा गिवन है तो हमारे पास सफिशिएंट चीजें हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज वेक्टर, हमें इस लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो 2 पॉइंट्स को यूज करके वेक्टर कैसे बनाते हैं, ये हमने वेक्टर वाली वीडियो में सीखा हुआ है। 2 पॉइंट्स को यूज करके वेक्टर बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए, जो भी 2 पॉइंट्स हैं उनका पोजीशन वेक्टर। इसके लिए हमें वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पी क्यू वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, x2 माइनस x1 i कैप, ये हमने वेक्टर्स में सीखा होता है, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हम करते हैं। इस तरह से हमारे पास पीक्यू वेक्टर आ जाता है। नाउ तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, हमारे पास 2 पॉइंट्स पड़े, 2 में से आप कोई भी अपनी चॉइस का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर के नाम पे आप पीक्यू वेक्टर ले सकते हो, ठीक है। मैंने बोला था वेक्टर चाहे लाइन के ऊपर हो चाहे उसके पैरेलल हो, एक ही बात होती है। तो आप पीक्यू वेक्टर ले लीजिए, ठीक है। पीक्यू वेक्टर की हेल्प से आप उसको अपनी वेक्टर की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, अपनी लाइन की इक्वेशन जो वेक्टर इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आर वेक्टर जनरल पॉइंट है, वो एक्स वाई जेड जनरल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, इज इक्वल टू ए, ये पोजीशन वेक्टर है पी का, प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां पे मैंने बी लिखा हुआ है बेटा, जो बी है ये क्यू का पोजीशन वेक्टर लिया मैंने, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, राइट। इसे हम टर्मिनल माइनस इनिशियल बोलते हैं। चाहे तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, चाहे तो आप कोऑर्डिनेट्स माइनस करके वेक्टर लिख लीजिए, एक ही बात है, या फिर आप पी वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लीजिए, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लीजिए, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, तब भी आपके पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। ओके, अगर किसी बच्चे को ये नहीं मालूम कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटा, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 z1 और आपको उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो सिर्फ आपको उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ उसके रिस्पेक्टिव जो डायरेक्शन है वो लगा देनी है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तो ये उसका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। नाउ इसी को अगर आप अपने जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये तरीका है इसको लिखने का, राइट। नाउ चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कहता है आपके पास इफ ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 5 10, बी के 2 3 4, सी के 1 2 -1। हमें एक पैरेललोग्राम एबीसीडी के बारे में बात कर रहा है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स दे रहा है वो, उसके बाद वो बात कर रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। कहता है इस लाइन ए बी की और इस लाइन बी सी की इक्वेशन फाइंड आउट आपको करनी है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स अभी कुछ ही मिनट पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर एक लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो,
तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी मैं एक बार करके भी दिखाऊंगा। सिमिलरली जैसे हम AB की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ऐसे हम BC की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि BC में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो हम बहुत इजीली इसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे मेजर पार्ट है जो आपको समझना चाहिए वो ये है, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ठीक है। उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक बार क्विकली हम AB और BC की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के बारे में। अब इसके अंदर देखते हैं, जैसे हमें पता है कि AB की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसके ऊपर एक पॉइंट और एक वेक्टर चाहिए होगा। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी 2 है, तो कोई भी एक हम पॉइंट ले लेंगे, और उसके ऊपर का वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने AB वेक्टर फाइंड आउट किया बेटा। AB वेक्टर फाइंड आउट कैसे होगा, आपको पता है टर्मिनल माइनस इनिशियल करके। तो टर्मिनल में से हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 - 4i कैप प्लस 3 - 5j कैप प्लस 4 - 10k कैप, इस तरह से मैं AB वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। तो AB वेक्टर सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आ रहा है, और मैंने जो पॉइंट लेना था मैंने A पॉइंट लिया है। वैसे आपकी चॉइस होती है, आप A या B कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं A पॉइंट चूज कर रहा हूं तो वो कैसे फाइंड आउट, जो A पॉइंट चूज कर रहा हूं इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, राइट। तो इक्वेशन हमें पता है, वेक्टर इक्वेशन पोजीशन वेक्टर मैं पहले A का बता रहा हूं आपको क्या है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। नाउ अगर मैं बात करता हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन AB की, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन AB के लिए हम क्या करते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये आएगा प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, जो AB वेक्टर हमने फाइंड आउट किया वो यहाँ पे आएगा। तो ये होगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB। अगर आप इसको कार्टेशियन में लिखना चाहते हो, चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, चाहे आप यहां से वेक्टर को कन्वर्ट कर लीजिए कार्टेशियन के अंदर। नाउ सिमिलरली हम बिल्कुल सेम तरीके से इक्वेशन BC की भी फाइंड आउट कर लेंगे। BC की फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो वेक्टर लिया वो BC वेक्टर लिए, 1 - 2, 2 - 3, -1 - 4, ठीक है। तो ये मेरा पैरेलल वेक्टर बना, और जो B है उसका मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा है, राइट। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ AB एंड BC फाइंड आउट करना बहुत आसान है। नाउ अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो मैं पहले से कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। कहते हैं इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करिए। D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मैं चीज आपको रिकॉल करवा देता हूं बेटा। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स के बारे में क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के बारे में कहा जाता है, द डायगोनल्स दे इंटरसेक्ट एट अ मिड पॉइंट। दैट मींस कि डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमेशा मिड पॉइंट होता है उन्हीं डायगोनल्स का। जैसे अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लेता हूं O, तो AO जो है वो OC के इक्वल होगा, DO जो है वो OB के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ अब हमें D के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बी x1 y1 z1। मैंने खुद से सपोज कर लिए, ठीक है। अब खुद से सपोज करने के बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, जो जनरली 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, वो x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो जब आप इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 4 + 1/2, 5 + 2/2, 10 - 1/2। सॉल्व करेंगे तो 5/2, 7/2, 9/2, ये आपको O के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सिमिलरली जब मैं आप D और B पे आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो वो मिड पॉइंट आपको O ही मिलने वाला है, ठीक है। अब D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1 z1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4, राइट। तो चलिए, तो अगर मैं इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाता हूं तो वो कैसे लगेगा, x1 + 2/2, y1 + 3/2, z1 + 4/2। अब ये भी O के कोऑर्डिनेट्स है बेटा, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स O के ही हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। जो x कोऑर्डिनेट है वो x के इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए, और जो z है वो z के इक्वल होना चाहिए। तो कंपेयर कर लेते हैं इन्हें, x1 + 2/2 को कंपेयर करते हैं 5/2 के साथ। ऐसे सबको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हमें x1, y1 और z1 की वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं, सॉल्व करने में आपको वैल्यूज मिलेंगी। जैसे x1 + 2/2 को आप 5/2 से कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x1 = 3, 2 से 2 कट जाएगा, 2 उधर जाके 5 - 2 3 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप y को कंपेयर करेंगे तो आपको y1 की वैल्यू 4 मिल जाएगी, z को कंपेयर करने पे z1 की वैल्यू 5 मिल जाएगी। हमारे पास x1 की वैल्यू है 3, 4, y1 की 4 एंड z1 की 5। तो कोऑर्डिनेट पूरा क्या हो गया हमारे पास, 3, 4, 5। ये हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। ये हमारे D कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये तक था क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज
एंड फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कहता है एक लाइन आपको दी गई है, ठीक है, अब इसकी आपको डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड करने हैं और इसके आपको वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। बेटा बहुत बार ये चीज आपको सुनने को मिलेगी कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वो आपसे पूछेगा या वो आपको बताएगा। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का मतलब होता है जो वेक्टर उसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज। अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है मतलब उसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि वेक्टर लाइन के ऊपर भी हो सकता है और उसके पैरेलल भी हो सकता है, तो दोनों ही वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बन जाते हैं। ओके चलिए, अब सबसे पहले हमारे पास इसमें मेन काम यह होगा कि जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो एक्चुअल में कार्टेशियन इक्वेशन है, बट लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन नहीं है, तो हमारा टारगेट होगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने सिखाया था, सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले वाले में से 6 कॉमन निकाल रहा हूं। 6 कॉमन निकालूंगा तो वो एक्स माइनस 2/6 बन जाएगा, y प्लस 1/3 बन जाएगा, 2 इंटू जेड माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैं चाहता हूं कि इनके डिनोमिनेटर जो ये 6 है ये यहां से हट जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वैसे तो एक तरीका ये है कि मैं 6 को नीचे ले आकर 1/6 बना लूं, यहां से 3 को नीचे लाकर 1/3 बना लूं, यहां से 2 को नीचे लाकर 1/2 बना लूं। बट इंस्टेड में यहां पे क्या यूज करना प्रेफर करूंगा, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पे 632 का जो एलसीएम है, इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम है, उस एलसीएम से आप इन तीनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 632 का एलसीएम देखते हैं तो वो 6 बनेगा, तो मैंने तीनों को 6 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तीनों इक्वेट हो रहे हैं तो तीनों को 6 से डिवाइड करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन गया x माइनस 1/3 अपॉन 1, y प्लस 1/3 अपॉन 2, z माइनस 1/3। तो ये हो गया हमारे जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, और जो उसके ऊपर पॉइंट है वो है यहाँ 1/3 है। इस केस में अगर हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो ये माइनस 1/3 है और ये 1। ठीक है, तो हमारे पास ये उस लाइन के ऊपर के गिवन पॉइंट भी मिल गया हमें और उसके डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए। राइट, सबसे पहला पार्ट जो उसने बोला था डायरेक्शन रेशियोज, तो आंसर इज 1, 2, 3। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन हो गए। अब हमें वो वेक्टर इक्वेशन मांग रहा है। कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम पॉइंट देखते हैं, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 1 k कैप। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स 1, 2, 3, इसका हमें वेक्टर बना देंगे, क्या बनेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये बन गई वेक्टर इक्वेशन। राइट, चलिए अब आगे देखें। नाउ अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। अब हम देखेंगे कि जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसा तो क्या पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो जरा ध्यान से सुनिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। हमें 2 लाइंस दी जा रही है, हमें 2 लाइंस दी जा रही है। 2 लाइंस देने का मतलब है बेटा यहाँ पे कि हमें दोनों 2 लाइंस की इक्वेशन दी जा रही है। एक लाइन फर्स्ट है, लाइन सेकंड है। मैं इसको लाइन फर्स्ट कंसिडर करूंगा और इसको लाइन सेकंड कंसिडर करूंगा। राइट, नाउ तो लाइन 1 की हमें इक्वेशन दी गई है, लाइन 2 की इक्वेशन दी गई है, और क्वेश्चन में हमसे अगर पूछा जाता है कि चेक दैट वेदर दीज 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो आप कैसे चेक करोगे कि 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो इसमें एक चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीज बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी कि जब भी आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन होती है तो उसका एक जनरल पॉइंट होता है। ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं एक्स वाई जेड, जो कि जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट जब भी किसी लाइन के ऊपर होता है बेटा, तो आपके पास एक चॉइस होती है कि आप वो जनरल पॉइंट जहां चाहे वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका लैम्डा चेंज हो जाता है। राइट, तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपके पास एक चॉइस होती है कि जो जनरल पॉइंट है आपका x, y, z, वो आप लाइन के ऊपर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट लाइन का एंड सेकंड लाइन का जनरल पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि जब जनरल पॉइंट आ गया तो जनरल पॉइंट को हम प्लेस कहां पे करेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि जनरल पॉइंट उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक छोटी सी चीज मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने क्या किया है, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैंने लैम्डा 1 से इक्वेट किया है, और जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैंने लैम्डा 2 से इक्वेट किया है। तो इसके हेल्प से हम इसका जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने x जो है अगर मैं इसको लैम्डा 1 से इक्वेट करता हूं तो x मेरा ये बनता है,
तो इसका ये y ये बनेगा, z ये बनेगा। तो ये मेरे पास जो बनते हैं ये बनते हैं मेरे पास जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन 1। सिमिलरली अगर आप इसे लैम्डा 2 से इक्वेट करते हैं तो आपके पास बनेगा जनरल पॉइंट ऑफ लाइन 2। नाउ अब जैसे मैंने बोला था कि जनरल पॉइंट की हमारे पास चॉइस होती है कि हम उन्हें कहां प्लेस करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें प्लेस कर रहा हूं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। मैं मान के चल रहा हूं कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, और उनका जो कॉमन पॉइंट होगा, तो मैं सपोज कर रहा हूं कि ये दोनों जनरल पॉइंट्स वहां पे हैं, इस लाइन का भी जनरल पॉइंट यहां पे है, इस लाइन का भी जनरल पॉइंट यहां पे है। अगर ये दोनों जनरल पॉइंट्स एक ही पॉइंट के ऊपर है तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनके कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे। मैं x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ। जब आप बेटा x इनको इक्वेट करेंगे, अब मैं इसके जो पार्ट आपको बताना है उन्हें ध्यान से समझिएगा। नाउ इन दो इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चंस के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर बेटा हमें x1 की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, ठीक है, x1 की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, a1 की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, x2 और a2 की वैल्यू भी पता होती है। सिमिलरली y1 b1 y2 b2 ये सारी वैल्यूज पता होती है। जो वैल्यूज नहीं पता होती है वो है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ये वैल्यूज हमें नहीं मालूम होती है। तो अगर आप पहली दो इक्वेशंस देखेंगे तो दीज टू इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ये इसके अननोन्स है। तो आप इन पे अपना जो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप यहां से लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, नाउ अब नेक्स्ट पार्ट आता है, थर्ड स्टेप इज चेकिंग। थर्ड स्टेप पे आएगा चेकिंग। चेक करना है कि वेदर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। वो कैसे चेक होगा बेटा, जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज आप यहां से निकालेंगे, जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज आप यहां से निकालेंगे, वो वैल्यूज उठा के आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर थर्ड इक्वेशन में पुट करने पे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाती है, देन यू विल से दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आती, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज यहां पे और यहां पे पुट करने पे, तो आप कहेंगे नो, दीज लाइंस आर नॉट एट ऑल इंटरसेक्टिंग लाइंस। राइट, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन करते हैं हम एक, चलिए देखते हैं। नाउ अब हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये हमारी लाइन 1 है। अब जिस मर्जी को लाइन 1 लाइन 2 ले सकते हो, मैं इसको लाइन 1 ले रहा हूं, इसको लाइन 2। राइट, नाउ अब इस लाइन 1 और लाइन 2 में हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। मैं सबसे पहले लाइन 1 का जनरल पॉइंट फाइंड आउट करूंगा और लाइन 2 का जनरल पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। इसके लिए मैं इसे ले रहा हूं लैम्डा 1 के इक्वल और इसे ले रहा हूं लैम्डा 2 के इक्वल। तो इनके जनरल पॉइंट्स क्या होंगे, इसको अगर आप लैम्डा 1 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 लैम्डा 1 प्लस 1। सिमिलरली y आपको मिल जाएगा 3 लैम्डा 1 प्लस 2। z आपको मिल जाएगा 4 लैम्डा 1 प्लस 3। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया से आप यहां पे x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखिएगा x और y फाइंड आउट करते हुए आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगी। z के केस में डायरेक्ट लैम्डा 2 ही है, क्योंकि अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यहां पे सिर्फ z लिखा हुआ बेटा, तो आप इसको z माइनस 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ z लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बेटा 1 लिख सकते हैं, साथ में उसमें से 0 माइनस भी कर सकते हैं ना। अगर आप यहां से z को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा 2 निकल आएगा। सिमिलरली यू विल गेट वैल्यूज ऑफ x एंड y आल्सो। राइट, नाउ आई हैव गॉट द जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन 1 आल्सो एंड लाइन 2 आल्सो। नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज टू कंपेयर देम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो फॉर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y से और z कोऑर्डिनेट को z से। कंपेयर करने के बाद आपको इक्वेशंस कुछ ऐसी दिखाई देंगी। राइट, नाउ अब यहां पे आपको करना क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ तो इस तरह से आपको जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज मिल जाती हैं तब आपको चेक करना होता है उसे थर्ड इक्वेशन में पुट करके। जब आप इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तब आप चेक करेंगे अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, देन वी विल से यस दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लैम्डा 1 की वैल्यू -1 है, मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरा LHS आपको जो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिखाई देगा, -4 + 3 विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, और लैम्डा 2 की वैल्यू राइट साइड सिर्फ लैम्डा 2 है तो राइट साइड इज अगेन -1। Now as you can see left side is equal to right hand side, therefore my given two lines are intersecting lines। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि दो लाइंस की इक्वेशन आपको दी गई है, चेक करो कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो आपको पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ, अभी तक हमने चेक कर लिया कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, वी नो दैट यस दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बट अब इनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना होगा, बहुत सिंपल है।
आप चाहे तो ये पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे ये पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, राइट। उसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू है। अगर आप यहां से फाइंड आउट करना चाहते हैं, लैम्डा 1 की वैल्यू उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब आप लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। इसको आप अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट इसका दिखाई देगा कुछ ऐसा, -1, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लैम्डा 2 पुट करके भी चेक कर लीजिए, वो भी आपको सेम ही आंसर देने वाला है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कहता क्या है, कहता है कि आपके पास इक्वेशन है, सॉरी एक आपके पास एक पॉइंट है और एक लाइन है, ठीक है, और आपको इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बेटा जब भी वो बात करता है डिस्टेंस की, अगर उसके साथ कुछ मेंशन नहीं करता तो अंडरस्टूड होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर उसने डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला, तो दैट मींस दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कहीं पे बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन अलोंग सम अनदर लाइन, अलोंग सम अनदर लाइन, तो उस केस में फिर आपको कुछ और करना होगा। बट फिलहाल अगर आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस, ये चीजें लिखी हुई हैं, तो उस केस में आप सेम चीजें करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। वो कैसे करेंगे आप, आपके पास एक ये लाइन आ गई ए बी, इस यहां पे आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, x1 y1 z1 कुछ भी गिवन हो सकते हैं, और आपको ये इक्वेशन भी गिवन होगी। यहां पे मैंने यहाँ पे x - x2 लिखा है। जनरली जब मैं पहले इक्वेशन लिख रहा था तो यहाँ x1 y1 z1 लिख रहा था, क्योंकि उस केस में जो पॉइंट था वो लाइन के ऊपर पड़ा था, राइट। बट लेकिन मैंने इसको x1 y1 z1 ले लिया, तो मैं जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर का गिवन पॉइंट है, मैं उसको x2 y2 z2 ले रहा हूं इक्वेशन के लिए, राइट। नाउ अब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है और पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर नहीं, याद रखिएगा बाहर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाए, अगर मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाए, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाए। क्योंकि आपको मालूम है जब भी बात होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो अंडरस्टूड है कि जो PQ होगी वो इस लाइन AB के परपेंडिकुलर होगा। ओके, नाउ अब हमें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस लाइन के अगर मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो वो मुझे एक तरह से ऑलरेडी गिवन है, B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन में। इनडायरेक्टली मुझे उसका पैरेलल वेक्टर जो है वो गिवन है। ओके, नाउ अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें भी जरा स्टेप बाय स्टेप सुनिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे लाइन ए। तो जनरल पॉइंट हमारे पास आया है, राइट, x y z। नाउ अब इस जनरल पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट आपको मालूम है हम कहीं पे भी सपोज कर सकते हैं, तो मैं Q पे जनरल पॉइंट अपना सपोज कर रहा हूं। नाउ अब मेरे पास Q पे जनरल पॉइंट है, P का भी पॉइंट है, Q का भी एक पॉइंट है मेरे पास, राइट। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास P और Q दो पॉइंट्स है, तो मैं यहां पे वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं, PQ वेक्टर टर्मिनल माइनस इनिशियल करके। उसके लिए मेरा Q पॉइंट क्या होगा, तो ये हमारा Q कोऑर्डिनेट यहां पे लिखा है हमने। PQ अगर आप वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे टर्मिनल माइनस इनिशियल करके, कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। नाउ अब मेरे पास PQ वेक्टर ऑलरेडी आ चुका है और ये मेरे पास एक AB के पैरेलल वेक्टर पड़ा था। अब आप जानते हैं कि ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर B1 B2 B3 और ये वेक्टर जो है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलरिटी से हम जानते हैं, परपेंडिकुलरिटी से हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होती है। तो मैं करूंगा क्या, मैं इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करूंगा। मैं इसे B वेक्टर कह रहा हूं अभी, तो मैं करूंगा क्या, B वेक्टर डॉट PQ वेक्टर करूंगा, और ये ऑब्वियस है कि वो 0 ही आएगी, ठीक है। ये हम 0 मान के चलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट करके हम 0 से इक्वेट कर देंगे। बेटा यहां से जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी, कुछ भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दोगे Q पॉइंट में, क्योंकि हमारा टारगेट अल्टीमेटली क्या था, Q पॉइंट फाइंड आउट करना। यहां से लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर आप जब आपके पास Q के कोऑर्डिनेट आ गए, P के कोऑर्डिनेट आ गए, टारगेट क्या था क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट है P और एक लाइन है AB, तो आप उनके बीच में डिस्टेंस बताइए। तो मैं इस P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, अगर ये पॉइंट दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट होल स्क्वायर प्लस दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस
होल स्क्वायर होल अंडर रूट, राइट। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? नाउ एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं पूरे एल्गोरिथम को कि कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है। सबसे पहले आपको जब इक्वेशन दी जाती है लाइन की, इक्वेशन में से आप उसका जनरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। जनरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। जनरल पॉइंट के बाद एक आप वेक्टर बनाते हैं। आप जो वेक्टर बनाने वाले हैं, अब ये वेक्टर जो है आपकी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर से इन वेक्टर्स की आप डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट करवाते हैं। जीरो से इक्वेट करवा के आपको लैम्डा मिलता है। लैम्डा की हेल्प से आप अपना जो क्यू पॉइंट हमने सपोज किया होता है जनरल पॉइंट, आप उसको स्पेसिफिक उसकी वैल्यूज मिल जाती है आपको। क्यू पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आप पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वहां से आपको पी क्यू का डिस्टेंस मिल जाता है, राइट। चलिए अब इसी में मैं एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट, वट एवर पॉइंट जो भी वो देगा, टू द लाइन दिस ए बी। वहां पे भी वो लाइन की इक्वेशन आपको, कोई भी ऐसी इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये वर्ड आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये बहुत बार सुनाई देगा, क्वेश्चंस के अंदर दिखाई देगा, प्रैक्टिस के दौरान भी, और ज्यादा चांसेस है कि पेपर में भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे। नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इस क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के केस में भी बेटा, अगर वो कह रहा है कि इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए, तो इस लाइन के ऊपर जहां पे वो परपेंडिकुलर आके गिरेगा उस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर के केस में आपको सिर्फ इतना, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के केस में आपको यहां पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, दैट्स इट। आपको सिर्फ क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने और आपको कुछ नहीं करना है, ओके। तो उस केस में बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। बस एक स्टेप कम होगा, उसमें आप करेंगे क्या, जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जनरल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद पीक्यू वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, पीक्यू वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, लैम्डा आएगा, लैम्डा को आप वापस यहां पे पुट करोगे और वहां से आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मांगे थे। आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर देंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन काफी इजी भी है, अगर आपको पिछला पार्ट समझ में आया तो ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बट इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत ध्यान से सुननी भी है और समझनी भी है। कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक लाइन दी गई है ए बी और एक पॉइंट दिया हुआ है पी, ठीक है। और कहा गया आपको कि इस पी की इमेज फाइंड करनी है इस लाइन में। इमेज फाइंड करने का मतलब है, आप अगर एक अपने घर के मिरर के आगे खड़े होते हैं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जितना आप मिरर से दूर हैं उतना ही मिरर के अंदर आपकी इमेज मिरर से दूर होगी, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं इस लाइन के अंदर जब हम पॉइंट पी की इमेज फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि जितना ये पॉइंट पी इस क्यू से दूर होगा उतना ही इस पी की इमेज, जिसे मैं पी डैश नाम दे रहा हूं, वो दूर होगी, राइट, ओके। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि जो ये वाला पार्ट है पी डैश क्यू और ये वाला पार्ट है पी क्यू, ये दोनों लेंथ्स जो है वो आपस में इक्वल होंगी। ये दोनों डिस्टेंसेस जो है पी क्यू और पी डैश क्यू ये आपस में इक्वल होंगे, ऑलराइट। नाउ एक चीज कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है, बेटा यहां पे जब हम वो बात कर रहे हैं ना इमेज ऑफ अ पॉइंट इन लाइन दिस, इसका मतलब ये है कि वो इस लाइन को एज अ मिरर ट्रीट कर रहा है, इस लाइन को एज अ मिरर ट्रीट कर रहा है। इस वजह से जो पॉइंट यहां पे है, जितना डिस्टेंस पे वो इस लाइन से होगा उतना ही इमेज वाला पॉइंट इस लाइन से दूर होगा, ओके। नाउ हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फाइंड द इमेज। फाइंड द इमेज का मीन्स ये है कि हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, कैसे हम इमेज फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इस क्वेश्चन के अंदर जो इससे पहले में डिस्टेंस वाले टॉपिक हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। नाउ सबसे पहले काम यही होगा कि मैं इस लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। अगर मैं इसको लैम्डा से इक्वेट कर लेता हूं बेटा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जनरल कोऑर्डिनेट्स वो क्या बनेंगे, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम उन्हें कहीं पे भी सपोज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे सपोज कर लूंगा क्यू की जगह पे। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि पी क्यू और क्यू पी डैश सेम है, तो मैं वहां से कह सकता हूं कि जो क्यू है वो मिड पॉइंट है पी और पी डैश का, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ओके। तो मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ इससे पहले वाले कंसेप्ट में हमने सीखा था कि जब हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं
तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और इसका पैरेलल वेक्टर लेते हैं ए बी का। पैरेलल वेक्टर ऑफ ए बी अगर आप देखेंगे, इसे हम बी वेक्टर बोलते हैं, वो दिखाई देगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो पी क्यू वेक्टर जब आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लैम्डा माइनस 1 आई कैप, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 5 जे कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 के कैप। ठीक है, नाउ अब आपके पास बी वेक्टर भी है और पी क्यू वेक्टर भी है, और ये दोनों वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो बेटा बी डॉट पी क्यू जो है वो 0 होगा, बी डॉट पी क्यू जो 0 होगा। बी डॉट पी क्यू करेंगे आप लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2, 4 लैम्डा माइनस 10, 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3। ऑलराइट, नाउ अब ये 0 के इक्वल है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, ये बन जाएगा आपके पास 14 लैम्डा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14। इसको आप 0 से इक्वेट कर लेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 1 आने पे बेटा आप क्यू में पुट कर लीजिए, ये क्यू हमारा जनरल कोऑर्डिनेट है, क्यू में पुट कर लीजिए तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा 5। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 3, 5। नाउ अब हमें मालूम है बेटा कि अगर वैसे हमसे पी क्यू डिस्टेंस मांग लिया जाता तो मैं पी और क्यू पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता और मेरे पास पी क्यू लेंथ आ जाती, बट स्टिल यहाँ पे उसने हमसे वो नहीं मांगा, उसने हमसे मांगा पी डैश। ठीक है, अब पी डैश के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास नहीं है तो मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ उन्हें अल्फा बीटा गामा, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, मैंने अल्फा बीटा गामा इन्हें सपोज कर लिया। नाउ अब अगर मैं पी और पी डैश पे, पी और पी डैश के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मैं एक बार पी और पी डैश पे जो है अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं, जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं 1, 3, 5, हमें पता है कि जो मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश है वो क्यू ही है, तो यानी ये दोनों पॉइंट्स जो है वो सेम पॉइंट्स हैं। अगर सेम पॉइंट्स हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है फर्स्ट का इक्वल होगा सेकंड के, थर्ड के। जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 और गामा की वैल्यू आ जाएगी 7, राइट। तो इस तरह से आपके पास अल्फा बीटा गामा के कोऑर्डिनेट्स जो ये वैल्यूज आ जाएंगी 1, 0, 7। तो यहां तक हमने उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया जिसमें उसने हमसे मांगी थी इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1, 0, 7। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें नेक्स्ट में क्या देखना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट एंड इमेज। हमें इस पी डैश की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस लाइन के ऊपर हमें 3 पॉइंट्स पता है, पी पता है, क्यू पता है और पी डैश पता है, सॉरी पी डैश पता है, राइट। नाउ अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना बहुत आसान है, आप चाहे तो डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे वेक्टर इक्वेशन, जौन सी इक्वेशन आप फाइंड आउट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी पी डैश के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, पी, क्यू एंड पी डैश, राइट। नाउ आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कोई भी 2 चाहिए होते, आप अपनी चॉइस के कोई भी 2 उठा लीजिए। मैं पी और पी डैश उठा रहा हूं तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी, तो मैं डायरेक्ट जो कार्टेशियन इक्वेशन हमने इस वीडियो के बिगिनिंग में सीखा था वो वाला मेथड लगा रहा हूं। x माइनस x1, ये मेरा x1 y1 z1 होगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग ये मेरा x2 y2 z2 होगा। नाउ x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ना एक डाउट अराइज हो जाता है माइंड में कि सर ये 0 आ गया, और जनरली डिनोमिनेटर 0 जो होता है वो हमारे लिए नॉट डिफाइंड होता है और हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 डिवीजन का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे 0 हमें बस इतना बताने का काम कर रहा है कि लाइन की जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो 0 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, चलेगा, राइट। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके।
तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। कहता है कि अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइंस है आपके पास तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है। बेटा यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। बेटा 2D के अंदर हमारे पास दो टाइप की लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग के अंदर ही हमारा जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस भी आ जाता है। बट 3D के अंदर हमारे पास 3 टाइप की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, और थर्ड आती है स्क्यू लाइंस। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होती है आपको ध्यान से समझना है। कहता है कि मान लीजिए एक स्पेस है पूरा, इस स्पेस में आपके पास एक लाइन है जो इस तरह से पड़ी है और एक लाइन है जो इस तरह से पड़ी है। अब अगर आप इस लाइन को इस तरफ इंक्रीज करते हैं या इस तरफ इंक्रीज करते हैं, या फिर इस लाइन को आप इस तरफ इंक्रीज करते हैं या इस तरफ इंक्रीज करते हैं, दोनों ही केसेस में ये लाइंस जो है ये ना तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी, ना एक दूसरे के साथ टकराएंगी, और ना ही ये पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम नहीं रह रहा। राइट, तो ये थर्ड आती है स्क्यू लाइंस की कैटेगरी में। और अब हमें इस पार्ट में हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा 0 होता है। राइट, तो हमें मेजरली इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम 3D पार्ट पढ़ रहे हैं। जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम दो टाइप के केसेस डिस्कस करेंगे, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्यू लाइंस के बारे में। बेटा इसके लिए हमें मेजरली लाइंस की जो है वेक्टर इक्वेशंस ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं एज कंपेयर टू कार्टेशियन। तो अगर आपको कार्टेशियन दी हो तो आप पहले से वेक्टर बना लीजिएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस लगाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज b1 क्रॉस b2। जहां पे आपको मालूम है b1 b2 उनके पैरेलल वेक्टर्स हैं, डॉट a2 माइनस a1। ये a2 सेकंड लाइन के ऊपर पड़ा हुआ पॉइंट है, a1 फर्स्ट लाइन के ऊपर पड़ा हुआ पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। आप इस पूरे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, स्क्यू लाइंस। ओके, सिंपल पार्ट है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। चलिए देखते हैं। ओके, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी, इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर होगा जो b1 हम ले रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल भी एक वेक्टर होगा जिसे हम b2 ले रहे हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस है। अगर बेटा दो लाइंस दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है b1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2। राइट, ओके। तो अगर आपके पास कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आप या तो वो डायरेक्टली आपको बोल देता है कि लाइंस पैरेलल है, या फिर आप उनके वेक्टर्स को देख के आप समझ जाते हैं कि वो b1 b2 जो है वो आपस में पैरेलल है क्योंकि वो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा? आप अपनी चॉइस का कोई भी वेक्टर बी ले लीजिए, कोई भी, चाहे आप b1 को अपना वेक्टर ले लीजिए चाहे b2 ले लीजिए। ठीक है, अगर आप कोई भी b ले लीजिए उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए a2 माइनस a1 के साथ। ठीक है, a2 माइनस a1 के साथ उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए b की, और इसी b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बात अपनी कि b वेक्टर आप कोई भी ले लीजिए, आप b1 को भी b वेक्टर ले सकते हैं, b2 को भी b वेक्टर ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो भी वेक्टर आप ऊपर लिख रहे हैं नीचे उसी का मैग्नीट्यूड लिखना है आपको। ठीक है, नाउ कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो डायरेक्टली हमें बताता नहीं कि जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस है, तो होगा क्या, अगर आप स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाने जाएंगे, अगर आप स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो आपको b1 क्रॉस b2 फेस करना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 फेस करना पड़ेगा। और b1 क्रॉस b2 अगर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारी जो लाइंस है वो पैरेलल है, लाइंस है वो पैरेलल है, तो वेक्टर्स पैरेलल होने की वजह से जब आप उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपको वो 0 दिखाई देगी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने पे आपको वहां पे अंदाजा हो जाएगा कि जो लाइंस है वो हो सकता है पैरेलल लाइंस हो। ठीक है, तो आप ये वाला जो पार्ट है एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ये वाला वेरीफाई होते ही आप समझ जाएंगे कि लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आप लाइंस पैरेलल लाइंस होने पे उनके ऊपर ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ अब इसमें हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है। दो लाइंस की इक्वेशन देने के बाद वो कहता है हमें इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। राइट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमारे वेक्टर्स हैं क्या वो पैरेलल वेक्टर्स तो नहीं है। वो आपको क्वेश्चन को देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता लग जाता है। जैसे इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 2 3 4 है, इसके डायरेक्शन रेशियो 4 6 8 है। अगर मैं इनके डायरेक्शन इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 6 8 बनता है।
राइट। तो इसका मतलब ये है कि दिस वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, राइट। अगर मैं इसको अपना b1 वेक्टर लूं और इसको अपना b2 वेक्टर लूं तो मैं कह सकता हूं b2 वेक्टर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, मैं ये कह सकता हूं, राइट। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि b1 वेक्टर जो है वो b2 वेक्टर के पैरेलल होगा, राइट। ओके, तो यहां पे ये मेरा a1 वेक्टर है, ये मेरा a2 वेक्टर है। ओके, तो सिमिलरली क्योंकि अब ये पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के ऊपर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। b वेक्टर जैसे मैंने पहले बोला था आप अपनी चॉइस का ले लीजिए, मैं b1 को b वेक्टर ले लूं तो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1 बेटा आप सॉल्व कर लो, 2 माइनस 1 4 माइनस 2 5 माइनस 3, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड, जौन सा वेक्टर हमने यहां लिखा था उसी का मैग्नीट्यूड हम नीचे लिखेंगे, 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आपको मिल जाएगा कुछ 29 रूट। ओके ग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो वेक्टर्स के ऊपर अपना क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर हम वो, क्योंकि एक वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, फिर हम उसके बाद फिर से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके 29 रूट के रूट से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट बेटा सॉल्व करता हूं, ठीक है, आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व की जाती है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, i कैप j कैप k कैप, ठीक है। ये पहले पढ़ा है तो ये पहले आएगा 2 3 4, ये बाद में पढ़ा बाद में आएगा 1 2 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वेक्टर आएगा माइनस 2i कैप प्लस k कैप, मैं यहां पे रख लेता हूं उसे, माइनस 2i कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड अपॉन रूट 29, इसका मैग्नीट्यूड आप करेंगे 4 प्लस 5 तो आ जाएगा रूट 5 बाई रूट 29, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। और इसमें एक छोटी सी चीज मैं और ऐड ऑन कर देना चाहता हूं बेटा, हो सकता है कि बुक्स में जब आप फॉर्मूला देखें तो वहां पे a2 माइनस a1 क्रॉस b लिखा हो, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर x क्रॉस y है और y क्रॉस x है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में आपको ये फॉर्मूला ऐसे दिखाई देगा a2 माइनस a1 क्रॉस b, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला गलत है या उनका फॉर्मूला गलत है, इस केस में क्योंकि डिस्टेंस का केस है तो डिस्टेंस के केस में हमें जो मतलब होता है डिस्टेंस निकालने से, ठीक है। तो चाहे आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें या a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालें, तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, बट दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एकदम सेम होते हैं, राइट। तो चाहे आप ये वाला लिखें क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे आप a2 माइनस a1 क्रॉस b लिखें, तो उससे एक ही बात है, राइट। तो दोनों ही केस में आपका आंसर आ जाएगा रूट 5 बाय 29। आई होप यहां तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, राइट। अब यहां से आगे जो हमें एक इसमें टॉपिक है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, वो टॉपिक है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, राइट। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल एंगल बेस्ड वीडियो होगा, राइट। जो पूरे 3D में जितने भी एंगल्स की बात हो रही है उसमें बात करेंगे हम एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन वन लाइन एंड वन प्लेन, ठीक है। तो उसके बीच में हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल तो इस पार्ट में मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं, राइट। और स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को कि ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है तो उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।